दिल्ली सल्तनत में अब तुगलक वंश से हम लोग देखते हैं, वो क्या था, देखिए। अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद खिलजी वंश में या खिलजी डायनेस्टी में कोई भी इतना ताकतवर राजा या महान राजा नहीं हुआ जो कि गद्दी को संभाल के रख सके। और आपको पता है कि दिल्ली पर सबकी नजर होती थी कि दिल्ली का राजा बनना है, ठीक है। दिल्ली का राजा मतलब कि पूरे हिंदुस्तान का राजा उस समय, या अभी भी ऐसा ही। तो यहाँ पर जो खिलजी वंश में खिलजी डायनेस्टी में ही, ठीक है ना, जो भी सरदार थे तुगलक लोग थे। ग्यासुद्दीन तुगलक, दिल्ली में जो पहला तुगलक वंश का राजा बना या जिसने तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की, स्टेबलाइज किया, वो उसका नाम ग्यासुद्दीन तुगलक, ठीक है। अब देखिए उसने क्या किया। देखिए यहाँ पे ग्यासुद्दीन तुगलक जी के बारे में कम बताया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ठीक है। ग्यासुद्दीन तुगलक तुगलक डायनेस्टी का पहला राजा था, ठीक है। उसने क्या किया कि आपको तुगलकाबाद साउथ दिल्ली में है, सुना होगा आपने, एक मेट्रो स्टेशन भी है। तो वहां पर सबसे पहले दिल्ली में किले बनवाए उसने। वैसे तो वो किला बहुत सुंदर नहीं था, दिल्ली का लाल किला कितना सुंदर है, ऐसा नहीं है, मतलब बड़े बड़े बेकार से पत्थर को जोड़ जाड़ के मलबे उलबे से टूटे फूटा मलबा नहीं होता था, उससे बाउंड्री बनवाई, किले की दीवार बनवाई। तो तुगलकाबाद का किला इसने बनवाया था। साथ ही साथ ये बहुत ही बहादुर राजा था, ठीक है। और ये he died accidentally in 1325 सी and his son मोहम्मद बिन तुगलक became the ruler। और 1325 ईस्वी में, ठीक है, या एडी कर सकते हो, ये मर गया, एक्सीडेंट हो गया इसका। और इसके बाद राजा कौन बना, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश का सबसे मेन राजा था जिसके बारे में हमको जानना है। अब देखिए क्या था वो। मोहम्मद बिन तुगलक एक सबसे पहले तो महान राजा था, बहुत बड़ा पोएट था, मतलब कवि था, स्कॉलर मतलब विद्वान था, और मुस्लिम धर्म को लेकर के बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल था, मतलब इस्लाम धर्म सब लोग अपनाए, ठीक है ना, इस बात को सोचता था। he did not allow the ulema to dominate him। he followed the policy of annexation। he was extremely ambitious। he spelled out various policies but the execution of policies was very weak। therefore he ended up cancelling his own policies। देखो क्या हुआ, ये सबसे अधिक पता है बदनाम किस चीज के लिए था। उलेमा मतलब क्या होता है ना, हम लोग के हिंदू धर्म में क्या होता है, जो पुजारी होता है या पुरोहित होता है वो हेड होता है ना, ब्राह्मण। तो उसी तरह मुसलमान में जो धर्म गुरु होते हैं ना, पूजा पाठ कराने वाले लोग, उनको उलेमा कहा जाता है, ठीक है। तो इसने क्या किया कि जितने भी उलेमा थे ना, उसको कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कहा कि तुम जो हो सो रहो, तुमसे बढ़कर हम राजा हैं, तुम पुरोहित तो पूजा पाठ तक ही सीमित रहो, तुम्हें हम पर अधिकार दिखाने की जरूरत नहीं। इसने कुछ योजनाएं बनाई, कुछ प्लान्स बनाए अपने, लेकिन इसके प्लान ऐसे थे ना, जो योजनाएं ऐसी थी जो कभी पूरे ही नहीं हो पाए। समझ रहे हो, जैसे आप प्लान बनाओ कि कोई नहीं, कल मैं क्या करते हैं लैम्बोर्गिनी खरीद लूंगा, कल मैं घर पे ही ताजमहल बनवा लूंगा। अब चिकी कल सोचे कि कल मैं क्या कहते हैं 10 किलो का हो जाऊंगा, तो गुड़िया सोचे मैं 50 किलो की हो जाऊंगी, 100 किलो की। तो ये तो ऐसी ही बात है ना, प्लान बनाइए लेकिन पूरी तो हो नहीं पाएगी। तो उसी, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक तो आप बच्चों की तरह था नहीं, इसने बड़े बड़े प्लान बनाए। पहला क्या बनाया वो सुनिए, टैक्सेशन इन दोआब। बेटा अगर बोर्ड पे आप देखो, तो आपको पता है कि गंगोत्री से गंगा निकलती है, यमुनोत्री से यमुना निकलती है, सॉरी ऊपर से, है ना, और इलाहाबाद में या प्रयागराज में मिल जाती है। तो गंगा नदी और यमुना नदी के बीच का ये जो इलाका है ना, ये जो मैंने ये सीढ़ी सीढ़ी सी बनाई है, इसको कहा जाता है दोआब। आब मतलब नदी और दो मतलब की टू, दो नदियों के बीच का मैदान। बात समझ में आया।
हिंदुस्तान में इससे ज्यादा उपजाऊ जगह कहीं है ही नहीं अभी भी। सबसे अधिक फर्टाइल लैंड जो है वो दोआब में ही पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? गंगा और जमुना नदी के बीच का जो मैदान है ना, दोनों नदियों के बीच में, उसको दोआब कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, उसने कहा कि भाई यहां पर हम टैक्सेशन बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे खेती बाड़ी ज्यादा अच्छी होती है, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा किसानों से टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, इसने देखो और क्या किया। The revenue collector insisted on collecting the tax and tried to use force. The farmers revolted against the revenue collector. Once the Sultan came to know the matter, he withdrew his orders. जब जरूरत से, एक बात बताओ, अगर मान लो आप किसान हो, आपके खेत में 10 क्विंटल गेहूं हुआ, अलाउद्दीन खिलजी कहता था 5 क्विंटल दे दो, ठीक है 5 क्विंटल में खा तो लोगे, जी तो लोगे। अब ये कह रहा है कि 5 क्विंटल नहीं, मेरे को है ना 8 क्विंटल दो। समझ में आ रहा है? अब इतना मेहनत करे 2 क्विंटल उसके खाने के लिए, फिर अगले साल खेती की में क्या लगाएगा वो, सब कुछ सोचना है। तो वहां के किसान जो थे, दोआब वाले जो फार्मर्स थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया कि भाई ऐसे मरने से अच्छा है ना कि लड़के ही मरे। तो जब इसको पता चला कि भाई आदमी तो मरने मारने पे उतारू हो गया है, तो इसने ये जो योजना थी स्कीम ये वापस ले ली कि चलो भाई हम अब वहां टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। तो एक तो आपने योजना देख ली कि जरूरत से ज्यादा टैक्स जो बढ़ाया गया वो फेल हो गया। यूज अ टोकन करेंसी। अब देखो मैं आपको बताऊं, वहां पर उस समय जब मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का राजा बना, सुल्तान बना, तो चांदी की बड़ी कमी हो गई, सिल्वर की। और सबसे अधिक कीमती सिक्के किसके बनते थे? चांदी के। ठीक है ना? तो इसने क्या किया कि कॉपर के, मतलब तांबे के या टीन के, यही सब सिक्के बनवाए और मोहर मार के कह दिया भाई ये चांदी की कीमत का हो गया, चांदी के जितना ही महंगा हो गया, राजा की मोहर लग गई है। अब इसको भाई सारे व्यापारी नहीं माने। मान लो देश में तो कोई डर के मान भी ले, लेकिन जिसको बाहर से व्यापार करना है, उनको तो चांदी के सिक्के देने पड़ते थे ना बाहर से कोई सामान मंगाने के लिए। तो बाहर का आदमी थोड़ी आपके अंडर में है, तो व्यापारियों को बहुत अधिक नुकसान होने लगा। तो इससे आगे जाकर के क्या हुआ, उसको ये सिक्के भी, ये वाला जो टोकन करेंसी वाली जो बात थी, जिसको सांकेतिक मुद्रा कहते हैं, वो भी वापस लेनी पड़ी। ये भी योजना फेल हो गई। बात समझ में आ रही है? नींद आ रही है? निंदी आ रही है बाबू को? देखो, अब उसके बाद है बेटा ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। इसने कहा कि भाई हमारा जो राज्य है, ठीक ना, वो तो यहाँ दिल्ली में नॉर्थ में राजधानी है, और हमारा राज्य तो साउथ इंडिया तक है। तो बड़ा दिक्कत है, पूरे जगहों पे सब जगह कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो इसने कहा ना कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ट्रांसफर की गई। अब ये देखो, जिसको कि बेटा देवगिरी भी कहा गया, मैं आपको बताता हूं, और क्यों किया गया ये भी बता देता हूं। एक सेकंड रुकना। मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा, उसके जितने भी मंत्री, सेना, सिपाही, साजो सामान, और साथ ही साथ दिल्ली की जितनी जनता थी, कि भाई सारे लोग अपना सारा सामान समेट लो, अब दौलताबाद चलना है, वही राजा रहेगा, वही सब कुछ होगा, वही राजधानी हो जाएगी। ठीक है ना? अब मान लो कि अब सारा सामान उठाओ। उस जमाने में तो ऐसा नहीं था ना कि ट्रेन पे लाद दिया, ट्रेन मालगाड़ी गिरा देगी, आप एरोप्लेन से वहां लैंड कर जाएं और सूटकेस लेके सीधे फ्लैट में पहुंच जाएं। ऐसा तो सिस्टम था नहीं भाई, है ना? अब हनुमान जी उठा करके फेंक सकते हैं, और हनुमान जी मुल्लों के पास थे नहीं। तो क्या किया गया, आधी जनता या आधी जो भी इंसान थे ना, वो तो रास्ते में जाते जाते ही मर गए, और जो बच गया ना वो विद्रोह कर दिए कि ये पागल आदमी है भाई, हम लोग जाएंगे रास्ते में ही मर जाएंगे, वो वहां जाके करेंगे क्या। इसने राजधानी दौलताबाद इसलिए ट्रांसफर की क्योंकि बार बार चंगेज खान वाले जो सिपाही थे ना मंगोल के, मंगोलिया से, वो लोग बार बार अटैक कर रहे थे। तो सोचा कि अगर हम राजधानी वहां कर दें तो हम लोग बच जाएंगे, हम लोग को ज्यादा सुरक्षा मिल जाएगी। लेकिन ये भी पॉलिसी इसकी फेल हो गई। कौन कैसे जाएगा उतना आदमी? कम से कम 2000 2500 किलोमीटर दूर पड़ता है दिल्ली से दौलताबाद। बात समझ रहे हैं? महीनों लग जाएंगे पैदल जाने में, और सब आदमी अपना काम धाम सब कुछ छोड़ के, सब कुछ समेट के वहां कैसे चला जाएगा?
तो ये भी इसकी पॉलिसी फेल हो गई। बात समझ में आ गई? तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, राजधानी के परिवर्तन वाली पॉलिसी भी फेल हो गई। यूज ऑफ टोकन करेंसी, ये वाली पॉलिसी भी फेल हो गई। और टैक्सेशन इन दोआब, दोआब में ज्यादा टैक्स लगाने वाली पॉलिसी या कर लगाने वाली जो पॉलिसी थी, ये भी फेल हो गई। समझ में आया आप लोग को? लाडो नहीं आया? नहीं आया? सो गई थी क्या? चलो जागो, जागो मोहन प्यारी जागो। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया कि गंगा यमुना के बीच में जो इलाका है ना मैदान, उसको दोआब करते, वहां टैक्स बढ़ा दिया पहले। तो जनता में इतना ज्यादा टैक्स बढ़ गया कि वो खाए बिना मरने लगी। तो उन सबों ने विद्रोह कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, लड़े, मरने मारने पे उतारू हो गए कि मार दो, हम तो कुछ नहीं देने वाले। ये प्लान फेल हो गया, राजा ने वापस ले लिया कि अब टैक्स नहीं बढ़ा रहे। दूसरा क्या किया कि यहाँ पर चांदी के सिक्कों की कमी होगी, चांदी था ही नहीं, सिल्वर था ही नहीं सरकार के पास, देश के पास। तो उसने तांबे का या कॉपर का या टीन का, लोहे का सिक्का बनाया और उसको कहा कि चांदी की कीमत में ही आप चलाओ, हम मोहर मार देते हैं, चांदी का सिक्का हो जाएगा। अब भारत सरकार 1 रुपए का सिक्का है, उस पर मोहर मार दे कि भाई 1 करोड़ का हो गया, तो तुम किसी को दोगे तो अपना प्लॉट दे देगा? तुमको नहीं देगा ना। आदमी विरोध करेंगे कि ये क्या वैल्यू हुई भाई, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो वो भी पॉलिसी ले ली गई। समझ में आई बात? तीसरा क्या किया कि कहा कि दिल्ली से, पूछना है कुछ, दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद ले जाओ, जो कि एकदम साउथ इंडिया में दूर था। क्योंकि यहाँ पर बार बार है ना चीन के तरफ से आकर के जो लड़ाकू लोग थे, मंगोलिया के मंगोल लोग आकर के हमला कर देते थे। तो सोचते थे कि कहीं हमारी सुरक्षा खत्म ना हो जाए, सब जनता, हम सिपाही मर ना जाए। तो इसलिए वो चाह रहा था कि हम साउथ इंडिया में राजधानी बना लें। लेकिन जनता नाट गई तुम लोग की भाषा में, है ना, मना कर गई कि नहीं भाई इतने दूर कैसे चलेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह से ये तीनों के तीनों प्लान फेल हो गए। समझ में आया? बहुत बढ़िया। तुम्हें आया बेटे? बोलो क्या बेटा? तांबे के सिक्कों को, कॉपर कॉइन, लेकिन नहीं 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 नहीं, नहीं। टंका, और सिल्वर के कॉइन को जित्तल। ठीक है, इल्तुतमिश ने बेटा चलाया था, याद है ना, टंका और जित्तल। तो टंका बोला जाता था कॉपर के कॉइन को, और जित्तल चांदी के या सिल्वर के कॉइन को। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, 1351 में, 1351 में इसके राज्य में बहुत बड़ा विद्रोह हो गया। सारी जनता विरोध में हो गई, ये तो पागल है भाई, है ना। सारे मंत्री उंत्री भी इसके खिलाफ हो गए। 1351 में, 1351 में, 1351 एडी में ये मर गया। और इसके बाद जो इसका बेटा था ना, फिरोज शाह तुगलक, वो राजा बना। पहला गयासुद्दीन तुगलक, उसके मरने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आ रहा है बेटा समझ में? ये बड़ा समझदार राजा था। इसने बहुत तरह से किसानों के फायदे के लिए, किसानों की सहूलियत के लिए या कन्वीनियंट के लिए चीजें बनाई। इसने सबसे अधिक सोचा कि लगान या टैक्स सबसे अधिक कहां से आता है, खेती बाड़ी से। तो इसने खेती में सुधार करने का सोचा। दीवाने को ही एक डिपार्टमेंट बनाया गया खेती बाड़ी का, कृषि विभाग जो होता है ना, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उसका नाम क्या रखा गया, दीवाने को ही। इसमें नहीं मिलेगा आपको, मैंने आपको बता दिया, याद रखना। ठीक है, उसके साथ साथ इसने क्या किया, बहुत सारे नहरें बनवाई, नहरें बनवाई जिससे कि सिंचाई हो सकती थी, इरिगेशन हो सकती थी, फसल अच्छी हो जाती। उसके बाद हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद, तीन बड़े बड़े शहर भी बसाए, ऐसे और भी शहर बसाए इसने। इसने जजिया, इसने सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने ही जजिया टैक्स लगाया। एक टैक्स का नाम था जिसका नाम था जजिया। यह बेटा आप लोग के फ्यूचर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना, हर कंपटीशन में पूछा जाता है, बड़े क्लासों में भी पूछा जाएगा। जजिया ऐसा टैक्स होता था जो गैर मुसलमानों से, जो मुस्लिम नहीं होते थे ना, नॉन मुस्लिम पर लगाया जाता था। जैसे मान लो बेटा हम हिंदू हैं और फिरोज शाह तुगलक के राज में, तो हम पर जजिया टैक्स लगाया जाएगा। अब मानो अगर मुस्लिम राजा है तो उसका धर्म क्या है, इस्लाम धर्म है ना, तो मुस्लिमों की तो वो रक्षा करेगा, ठीक है। लेकिन जो नॉन मुस्लिम है, जो इस्लाम नहीं मानते, वो भी तो उसी के राज्य में रह रहे हैं।
उसकी भी तो रक्षा करता है। तो जो गैर मुस्लिम होते थे, नॉन मुस्लिम, उनकी रक्षा करने के एवज में या उसके बदले वो उसे एक टैक्स लेता था जिसको जजिया कहा जाता था। बस उसमें बेटा आपको कुछ है ना, अपने कमाई का कुछ हिस्सा राजा को देना होता, कुछ हिस्सा मुस्लिम को नहीं देना होता था। ये केवल गैर मुस्लिम, जो भी मुस्लिम नहीं है, सिख हो जाए, ईसाई हो जाए, हिंदू हो जाए, कोई भी जाति का धर्म का, मुस्लिमों को नहीं देना होता था, लेकिन बाद बाकी गैर मुस्लिमों को सबको देना। ठीक है। उसके साथ साथ ये इसने एक दान विभाग बनवाया था, डोनेशन डिपार्टमेंट। अगर मान लो कोई लड़की है, उसका शादी कराना है, माता पिता के पास अधिक साधन नहीं है, तो वो उसके बदले में है ना कुछ उसको मदद भी करता था। राजा के तरफ से उसको पैसे मिलते थे उसकी विवाह शादी के। ठीक है, इस तरह से का था। साथ ही साथ ये पढ़ने लिखने का बड़ा शौकीन था और बड़ा ही टैलेंटेड भी था, विद्वान आदमी था। तो इसने संस्कृत में भी शिक्षा ली, बहुत सारे बुकों को ट्रांसलेट कराया संस्कृत में। जो हम लोग के प्राचीन ग्रंथ थे ना, महाभारत, रामायण, इन सबों को फारसी में या अरबी में ट्रांसलेट कराया, ताकि वहां जो मुस्लिम लोग थे वो भी हम लोगों के ग्रंथ को समझ सके। समझ में आ रही है बात? इसने बहुत सारे सराय बनवाए। सराय का मतलब है ना, बड़का पेड़ देखा है, वहां पर जो घर है ना, एक रूम बना हुआ है, उसको सराय कहते हैं। आज से वो 100 साल पहले बना होगा। उसमें पता है क्या, वहां एक कुआं है ना, कि कोई भी सफर करता हुआ उस रास्ते से जाएगा तो पेड़ की छांव में बैठ सकता है, वहां विश्राम कर सकता है और साथ ही साथ पानी भी पी सकता है। बैठ जाओ बेटा वहीं पे 2 मिनट आप लोग हैं। अब तो कोई, अब कौन वहां पे कुएं का पानी पिएगा? सब लोग क्या कहते हैं, अपनी फॉर्च्यूनर से जाएंगे, वो कुएं का पानी पिएंगे, बिस्लेरी निकालेंगे या माजा, और मजे में हो जाएंगे, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। उसके बाद देखिए क्या होता है, इन्वेजन ऑफ तैमूर। तैमूर लंग एक मंगोल था, मंगोलिया से उसने हमला किया और भारत में तुगलक वंश को खत्म कर दिया। और उसके खत्म होने के बाद क्या हुआ, एक सैयद डायनेस्टी मैंने यहां मिस कर दी। लोधी डायनेस्टी से पहले सैयद डायनेस्टी थी। ठीक है। इसने क्या किया, इसमें खिजिर खान पहला राजा था, उसके बाद मुबारक शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद आलम शाह। तो दिल्ली में तुगलक लोगों के खत्म होने के या मर जाने के बाद सैयद डायनेस्टी आती है। सैयद डायनेस्टी का जो अंतिम राजा है आलम शाह, ये थोड़े समय के लिए होता है। सैयद डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, इससे मैडम क्वेश्चन भी नहीं पूछे। आलम शाह को मार करके यहाँ दिल्ली में लोधी वंश का शासन होता है, लोधी डायनेस्टी की। ठीक है। लोधी डायनेस्टी का सबसे पहला जो राजा होता है वो बहलोल लोधी होता है। बात समझ रहे? बहलोल लोधी पहला राजा होता है। उसके बाद सिकंदर लोधी होता है और सबसे लास्ट में इब्राहिम लोधी होता है। तो मैं एक एक करके बताता हूँ। बहलोल लोधी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, बस ये मान लो कि उसने स्थापना कर दी थी और कुछ ही दिनों में मर गया। उसके बाद उसका बेटा सिकंदर लोधी राजा बनता है। जो लोधी वंश के जितने भी लोग थे वो अफगानिस्तान के पठान थे। अफगानिस्तान के पठान बोलते हैं ना लोग, पठानी, तो पठान थे, वो यहां पर आए थे। ठीक है। सिकंदर लोधी, आगरा का नाम सुना है ना, वो दीदी पीछे बैठी आगरा से ही है। आगरा शहर किसने बसाया था? सिकंदर लोधी ने। ठीक है, 1530 में। उससे पहले ही बसा दिया होगा, 1530 तो मैंने बाद में था। ठीक है। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर बसाया था। राजधानी जो दिल्ली थी ना, दिल्ली से राजधानी या कैपिटल को आगरा लेकर के गया था। ये काम सिकंदर लोधी ने किया था। ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था इब्राहिम लोधी, क्योंकि इब्राहिम लोधी दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा था, अंतिम वंश का। 1526 में, 1526 में द बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली लड़ाई हुई। उसमें अफगानिस्तान से बाबर आया था। उसने इब्राहिम लोधी को पानीपत के बैटल में, युद्ध में हरा दिया और दिल्ली का राजा बन गया। और उस दिन से
फिर दिल्ली में सल्तनत लोग, सुल्तान लोग नहीं थे, अब कौन था? मुगल वंश की स्थापना होगी, क्योंकि मुगल डायनेस्टी का या मुगल वंश का पहला राजा क्या, सॉरी, क्या नाम था? बाबर। बाबर, ठीक है। अब एक चीज और सुन लीजिए कि आखिर दिल्ली में ये जितनी भी डायनेस्टी आई, सब समझ गए ना? पहला था स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी। 5 डायनेस्टी थे, एक मैंने मिस कर दिया, ठीक है ना? वो आपको नोट से मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो आया वो मुगल डायनेस्टी हो गई, ठीक है। समझ में आया आपको कुछ? और मेरी वीडियो इससे पहले वाली देखना, मैं ये भी वीडियो बना रखी है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो वीडियो बन रहा है, उसका आपको मिल जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत की गिरावट का क्या कारण था? क्या कारण था कि दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई? पहली बात कि जो भी राजा हुए ना, उसके बाद के जो राजा थे, जैसे मान लो इल्तुतमिश इतना महान राजा था, अलाउद्दीन खिलजी इतना महान राजा था, फिरोज शाह तुगलक भी इतना महान राजा था, लेकिन उसके बाद जो उसके बेटे या पोते जो राजा बने ना, वो बड़े कमजोर थे, इसलिए वो उस वंश को या डायनेस्टी को ज्यादा समय तक लेकर के नहीं चलता। समझ में आ रहा बात? ठीक है। दूसरा, जितने भी मंत्री लोग होते थे ना किसी भी डायनेस्टी में, वो बेटे याद कर लेना, नहीं तो है ना आज खत्मा होगा। खत्मा क्या कहते हैं उसको? खतना। सुनूंगा मैं यहां बुला के। यहाँ बैठ बेटे, दीदी को बैठने दो। तो आप यहाँ बैठ, जितने भी यहाँ पे मंत्री लोग होते थे, ठीक है ना, मंत्री लोग ज्यादा शक्तिशाली थे, नोबेल्स लोग ज्यादा पावरफुल थे। और जैसे ही कोई कमजोर राजा होता था, जैसे बलबन को देख लो, जैसे ही रजिया सुल्तान के मरने के बाद कमजोर राजा बनने लगे, उस राजाओं को हटा के खुद ही दिल्ली का राजा बन गया। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जितनी भी पॉलिसी बनाई गई या योजनाएं बनाई गई, वो घमंड के ऊपर बनाया गया था। घमंड रखते थे सब लोग। मोहम्मद बिन तुगलक का देख लो, राजधानी को चेंज करना हो, दोआब में ज्यादा टैक्स बढ़ाना हो, या कूपन करेंसी थी, ये सारी चीज तो ऐसे ही थी। उसके साथ साथ देखिए क्या है, अगर आप फिर मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक बता दिया मैंने, उसके बाद अगर बलबन को देखो तो सिजदा, पैबोस, आयरन एंड ब्लड की जो पॉलिसी थी, ये सब अपनाया था। तो ये सब क्या था? अपने घमंड में चूर थे, इनको जनता से कोई मतलब नहीं था। भाई जनता को मिला के चलोगे तभी तो जनता पे शासन करोगे, ये भी एक प्रॉब्लम थी। इनकंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी, उनकी जो पॉलिसी थी या योजनाएं जो राजा की थी ना, उनमें कोई क्रम नहीं होता था, कभी कुछ भी निर्णय ले लेते थे, बिना हाथ पांव के, बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय ले लिया जाता था, डिसीजन ले लिया जाता था। तो वो भी समाप्त तो होना ही था किसी न किसी समय। और साथ ही साथ यहाँ जो प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, न्याय का काम था, वो भी क्या था? बिल्कुल कमजोर था। जनता को न्याय नहीं मिलता था, और प्रशासन इतना कमजोर था कि जनता केवल अपना पेट पाल रही थी और उनको कोई भी फायदा जनता को नहीं मिलती थी, ठीक है। और नन मुस्लिम लोगों पे क्या हुआ कि टैक्स लगाया जाने लगा। जजिया जो टैक्स था, नन मुस्लिम लोगों पे लगाया जाता था, जिससे क्या समस्या हुई? जो लोग मुस्लिम नहीं थे, जो लोग हिंदू थे, वो अब राजा का विरोध करने लगे। तो ये था आपका चैप्टर, ठीक है। इसका मैंने एनसीईआरटी का नोट्स भी भेज रखा है, ठीक है। और आपको जिसकी बुक से पढ़ा रहा हूं, जिस बच्चे की, उसकी मैडम ने जो करवाया हो, लेकिन हाँ, ऑब्जेक्टिव सारा मैं टेस्ट लूंगा। वैसे सब्जेक्टिव तुम्हारी मैडम जो कराती है उसी का टेस्ट लेना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कहीं से भी ले सकता हूं, और जो ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लूंगा उसका नोट्स भेजूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए।